वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 10 देखते हैं। चैप्टर 10 है किशोरावस्था की ओर। फ्रेंड्स किशोरावस्था क्या होता है? तो आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि जंतु किस प्रकार प्रजनन करते हैं। मानव और बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। तो मानव भी किसी निश्चित आयु के बाद ही जनन क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स आज हम इसी चैप्टर में जानेंगे कि मानव के शरीर में होने वाली मतलब जो परिवर्तन है जिसके उपरांत वो जनन हेतु सक्षम हो पाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने मानव के जनन अंगों के बारे में पढ़ा है ना। तो इस चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है ना, और जो हार्मोन है वो बच्चे के जो परिवर्तन है उसमें किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं और जिससे वो बड़े होकर वयस्क बनते हैं, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो हमारा 10.1 है किशोरावस्था एवं यौनारंभ। मतलब फ्रेंड्स हम किसी कैसे जानेंगे या फिर कैसे बोल सकते हैं कि कोई जीव वयस्क हो गया। तो जब कोई जीव जनन करने के योग्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो वयस्क हो चुका है। ठीक है। तो फ्रेंड्स जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है या एडोलसेंस कहलाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यही निकला ना कि कोई जो बच्चा है वह धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके शरीर में, उसके हाथ पैर में वृद्धि हुई, उसके मतलब शारीरिक विकास हुआ और एक समय ऐसी आई जब वह जनन करने में सक्षम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वह जीव जो है क्या हुआ, वह वयस्क हो चुका है। फ्रेंड्स वृद्धि जो है जन्म के समय से ही होने लगती है, पर 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आ जाती है। मतलब बच्चे जब 10 या 11 वर्ष के होते हैं उसके बाद से उनके शरीर में अचानक से तेज़ी से वृद्धि होने लगती है और वो वृद्धि जो है हमको साफ दिखाई भी देने लगती है और शरीर में जो होने वाले परिवर्तन हैं, वृद्धि की प्रक्रिया है का एक भाग है। ठीक है। और ये बात संकेत करता है कि जब आप बच्चे नहीं रहे, आप युवावस्था में कदम रख चुके हो, मतलब आप जवान हो चुके हो। ठीक है। फ्रेंड्स वृद्धि जो है एक प्राकृतिक प्रक्रम है। ओके। और जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है ना, वही किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है। और किशोरावस्था लगभग 11 से प्रारंभ होती है और 18 से 19 वर्ष तक की आयु को हम किशोरावस्था कहते हैं, है ना। फ्रेंड्स अंग्रेजी में टीन्स बोला जाता है, तो 13 से 18 लिया गया और 19 की आयु से मतलब इन दोनों को जोड़ के टीनेजर बोला जाता है, इसीलिए उनको, है ना। तो किशोरों को टीनेजर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो टीन एज में होते हैं, है ना। लड़कियों में ये अवस्था थोड़ी जल्दी आ जाती है लड़कों की अपेक्षा, मतलब वो 2 वर्ष पहले ही टीन एज में पहुंच चुके होते हैं। ठीक है। और किशोरावस्था मतलब जो टीन एज है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग टाइम पे होती है। मतलब उम्र तो उसकी 11 से ही आरंभ होती है, लेकिन कई व्यक्ति जो हैं वो मतलब उनमें काफ़ी बाद में किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। और किशोरावस्था के दौरान मनुष्य में शरीर के अनेक परिवर्तन भी आते हैं, है ना। और ये परिवर्तन क्या बताते हैं कि उसमें यौनारंभ हो चुका है। ठीक है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि लड़के और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होता है। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे 10.2 यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। अब हम जानेंगे कि यौनारंभ मतलब जैसे ही यौवन मतलब कोई व्यक्ति जवान होता है तो उसके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो मतलब उसके शारीरिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो लंबाई में वृद्धि, है ना। तो लंबाई में एकाएक वृद्धि हो जाती है
है ना। योरम मतलब जैसे ही हम टीन एज में पहुंचते हैं तो सबसे अधिक हमारी लंबाई ही सबसे पहले दिखाई देती है, ठीक है। और शरीर की हड्डियां जो हैं वो लंबी हो जाती हैं, हाथ पैर की हड्डियां हैं वो बढ़ने लगती हैं, और मतलब जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से लंबाई को प्राप्त कर लेता है। प्रारंभ में जो है लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं, पर 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग व्यक्तियों में लंबाई भी की दर भी अलग अलग होती है। कुछ जो पहले तीव्र गति से बढ़ते हैं और बाद में इनकी गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ पहले धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, ठीक है। और इन सब का प्रभाव मतलब उसके शरीर पर, उसके खान पान, उसके माहौल, इसका भी प्रभाव पड़ता है। ओके, तो हमने देखा कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन। ओके, और क्या आपने ध्यान दिया है कि आपके आसपास में कई ऐसे लोग होंगे, मतलब ऐसे बच्चे होंगे जो जिनके सीने चौड़े हैं, है ना। और या मान लो आप में से कुछ लोग टीन एज के ही भी हो सकते हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो खुद भी महसूस कर सकते हैं, है ना, अपनी आयु के हिसाब से, अपने शरीर की बनावट के हिसाब से, जो उनके शरीर के बनावट है उसमें किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो वृद्धि के कारण उनके कंधे फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों के कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और वृद्धि के कारण लड़कों के शरीर की पेशियाँ, मतलब जो मसल्स हैं, वो लड़कों की मसल्स जो है काफ़ी गठीले दिखाई देते हैं, है ना, लड़कियों की अपेक्षा। तो ये जो किशोरावस्था के दौरान लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। ओके, अब देखते हैं कि स्वर में परिवर्तन। ओके, तो क्या आपने ध्यान दिया है, कभी कभी कुछ लड़के के आवाज़, मतलब जो बड़े हो रहे हैं, जो वयस्क अवस्था में पहुंच रहे हैं, उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है अचानक से। तो फ्रेंड्स, उसके जैसे उनमें यौनारंभ होता है तो उसके स्वर यंत्र या लैरिंग्स बोलते हैं जिसको, उसमें भी वृद्धि होती है, उसमें भी ग्रोथ होता है। ओके, और लड़कों का जो स्वर यंत्र है वो विकसित होकर मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और लड़कों में जो स्वर यंत्र है वो गले के सामने की ओर हमको उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, और इसी को क्या बोला जाता है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, या कंठमणि कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और लड़कियों में स्वर यंत्र है अपेक्षाकृत छोटा होता है और बाहर से भी दिखाई नहीं देता। ओके, और सामान्यतः जो लड़कियों का स्वर है, मतलब उनकी जो आवाज़ है वो पतली हो जाती है ना, और जबकि लड़कों का आवाज़ है वो मोटा होने लगता है, ठीक है। कभी कभी उनकी आवाज़ बिल्कुल फटी हुई एकदम मोटी आवाज़ लगती है ना, फिर कुछ दिनों तक वैसे ही बनी रहती है, बाद में वो सामान्य हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। स्वेद और तैल ग्रंथि क्या है, तो स्वेद मतलब पसीना वाली ग्रंथि, तैल ग्रंथि मतलब जिससे सीबम निकलता है, ऑयल निकलता है ना। तो किशोरावस्था में स्वेद और तैल ग्रंथियों का स्त्राव काफ़ी बढ़ जाता है, और इन ग्रंथियों की मतलब ज़्यादा ये क्रियाशील हो जाते हैं। इसके कारण कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, है ना। और कई लोगों के चेहरों पर फुंसियाँ या मुहासे निकल जाते हैं। तो किस कारण निकलते हैं, तो ये जो श्वेत ग्रंथियों से तेल सीबम जो निकलता है उसी के कारण हो सकते हैं। ओके, श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि या लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्त्राव वाहिनियों द्वारा स्त्रावित करती हैं, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों का सीधा रुधिर में प्रवाह करती हैं। मतलब अंतःस्रावित ग्रंथियां क्या होती हैं, ये डक्टलेस ग्रंथियां हैं, है ना, इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। जबकि ये जो श्वेत ग्रंथि हैं, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि हैं, ये अपना जो स्त्राव है वो कैसे करती हैं, शरीर से बाहर स्त्रावित करती, जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड है जिसके द्वारा आंसू निकलता है, तो वो हमारे शरीर के बाहर निकलता है। लार भी है, वो मुंह से बाहर निकलता है, ब्लड में तो नहीं मिलता ना। उसी तरह श्वेत ग्रंथि से श्वेत मतलब पसीना निकलता है, और तेल ग्रंथि से तेल निकलता है। इसी कारण जो लोगों के फेस जो है ऑयली दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने वृद्धि के बारे में जाना,
अब जनन अंगों का विकास। फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मानव जनन अंग, मादा जनन अंग, नर जनन अंग, है ना। तो जब जो किशोरावस्था आने लगती है तो नर जननांग जैसे कि वृष्ण और शिश्न, है ना, ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। इनसे वृष्ण से शुक्राणुओं का मतलब प्रोड्यूस होने लगता है, उत्पादन होने लगता है, और लड़कियों के अंडाशय साइज में बढ़ जाते हैं और उनसे अंडे परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है? तो अंडाणुओं का निर्माण होता है और उसका निर्मोचन मतलब जो अंडाणु हैं वो निकलने लगते हैं। ठीक है, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। फ्रेंड्स, किशोरावस्था में व्यक्ति के सोचने समझने की ढंग मतलब अलग होता है ना। पहले की अपेक्षा जो किशोर हैं वो अपने आप को अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। उनमें मतलब बौद्धिक विकास भी होता है, सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं, है ना। या किसी व्यक्ति को देखोगे तो वह मतलब व्यक्ति के जीवन का वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कभी कभी किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास करता हुआ स्वयं को क्या महसूस करता है? तो बिल्कुल असुरक्षित महसूस करता है। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित होने का महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ओके, और ये जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे शरीर में वो शारीरिक वृद्धि के कारण हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई एडल्ट हैं जो बिल्कुल तनाव में रहते हैं तो उनको आप समझाइए कि ये सब उनके शरीर की वृद्धि के कारण हो रहे हैं। ओके, अब 10.3 है गौण लैंगिक लक्षण। फ्रेंड्स, हमने शारीरिक वृद्धि के बारे में पढ़ा, अब हम गौण लैंगिक लक्षण के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्लास चैप्टर 9 में देख चुके हैं कि वृष्ण और अंडाशय जनन अंग हैं, वे गैमेट्स का निर्माण करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़के और लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं, है ना, कि इसी से हम पहचान सकते हैं कि कौन लड़की है कौन लड़का है ना। तो इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आना, लड़कियों के स्तनों का विकास होना, ये लक्षण लड़कों एवं लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल में और आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में इतनी ही जानकारी दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, लड़कों में वृष्ण पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है, लड़कियों में अंडाशय स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन उत्पादित करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इन हार्मोनों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? फ्रेंड्स, ये जो एस्ट्रोजन है इसका मतलब एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो लड़कियों में स्तन को विकसित करने में दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ और दुग्ध ग्रंथियों से उसके मतलब विकास में सहायता करते हैं। और ये हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक और हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, और ये जो पीयूष ग्रंथि है यही इन हार्मोन्स का नियंत्रण भी करता है। ओके, तो चलिए अब 10.4 देखेंगे, जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। मतलब जनन के कार्य में हार्मोन की क्या भूमिका है ये जानेंगे। फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है जिससे वह शरीर के अलग अलग भागों में अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थान हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ओके, और हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं
वृषण और अंडाशय क्या है, ये लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, है ना। तो लैंगिक हार्मोन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ओके, तो ये जो हार्मोन है वो अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को भी नियंत्रित करते हैं। चलिए एक डायग्राम से देखते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन नर तथा एस्ट्रोजन मादा में स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है। मतलब जो मास्टर ग्लैंड है हमारा पीयूष ग्लैंड, तो वो मतलब उससे एक हार्मोन स्रावित होगा जो कि जननांगों में मतलब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है। ओके, स्टिमुलेट करता है। फिर रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है ताकि शरीर के विभिन्न भागों तक मतलब लक्ष्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। फिर ये जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है वो शरीर मतलब रुधिर में मिल जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं और अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचाया जाता है इनको। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीप्त करते हैं और यही जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वही किशोरावस्था के समय शरीर के परिवर्तन को उद्दीप्त करते हैं। मतलब शरीर के जो भी परिवर्तन होते हैं इसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10.5 मानव में जनन काल की अवधि। अब हम देखेंगे कि मानव में जनन काल की अवधि क्या होती है। फ्रेंड्स, जब किशोरों के वृषण और अंडाशय में गैमेट्स उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं, है ना। और युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक होती है। मतलब जो लेडीज़ हैं उनमें जनन क्षमता काफ़ी कम समय तक होती है जबकि पुरुष में अधिक समय तक होती है। ठीक है, तो स्त्रियों में जन्नावस्था का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु तक में हो जाता है और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। और किशोरावस्था पर मतलब अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निकाला जाता है। और इस अवधि में गर्भाशय की दीवार जो है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। मतलब जब उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे कि स्पर्म आएगा अंडाणु को निषेचित करेगा, है ना, फ्यूज़न होगा दोनों के बीच में और जाइगोट का निर्माण होगा, जिसके बाद क्या होगा, तो इसी के बाद गर्भधारण होगा। ठीक है, तो गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मनज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर के बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। फ्रेंड्स, अब ये ऋतुस्राव क्या है, तो अगर जो अंडाणु है वो निषेचित नहीं हुआ, है ना, कोई स्पर्म नहीं आया उसको, मतलब फ्यूज उसके साथ नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो जो गर्भाशय है ना, जो गर्भाशय की दीवार है जो कि गर्भधारण के लिए तैयार हो रही थी, तो वो जो अंडाणु है उसको क्या कर देती है, तो उसको फिर से निस्तारित कर देती है, मतलब शरीर से बाहर निकाल देती है। और स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, तो ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोदर्शन कहलाता है, जो और 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव बंद हो जाता है जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। फ्रेंड्स, लेडीज़ में 40 से 50 वर्ष के बीच में ये जो पीरियड जो चलते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं और इसी को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंड्स, इसका भी जो मतलब नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो हार्मोन्स के द्वारा ही किया जाता है। ओके,
चलिए अब देखते हैं 10.6 संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। फ्रेंड्स, अगर गर्भधारण हो जाए, मान लो कि जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स को मतलब उसके साथ फर्टिलाइज हो गया, फीमेल गैमेट जो है फर्टिलाइज हो गया, फ्यूज़न हो गया, उनके बीच जाइगोट का निर्माण हो गया, और उसके बाद क्या होगा, तो जो एग है वो मतलब परिपक्व हो जाएगा, है ना, और गर्भाशय की जो दीवार है, यूट्रस की दीवार है, उसे जाकर चिपक जाता है। उसके बाद जब चिपक जाता है, उसके बाद फिर एम्ब्रायो का निर्माण होता है, जिसको भ्रूण कहा जाता है ना, और ये जो भ्रूण है वो फिर डिवीज़न करता है ना, और जो बच्चा है उसके शरीर का फिर निर्माण होने लगता है, फिर आँख, कान, नाक, हाथ, पैर ये सब बनने लगते हैं, और उसी के साथ शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, हार्ट्स हैं, लंग्स हैं, किडनी हैं, ये भी बनने लगते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उनमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मतलब बच्चा लड़का है या लड़की है, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इसका निर्धारण आपने पढ़ा था कि निषेचित अंडाणु जो है या युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण का संदेश मतलब संदेश होता है। फ्रेंड्स, जो निषेचित अंडाणु है ना, जो जाइगोट है, उसमें लिंग निर्धारण का संदेश होता है। मतलब ये संदेश जो है वो निषेचित अंडाणु में धागे की संरचना, मतलब जिसको गुणसूत्र कहा जाता है, उसी में निहित होता है। जैसे कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, है ना, गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, और सभी मनुष्यों में कोशिकाओं की केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र, जो कि 23 के जोड़े में होते हैं। ठीक है, इनमें से 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ जितनी जरूरी है उतना ही बता रही हूँ मैं। तो 2 गुणसूत्र जो हैं, या XX या XY, जो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, जिन्हें X और Y कहते हैं। अब स्त्री में मतलब फीमेल में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और युग्मक मतलब अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु से मादा का एक X गुणसूत्र होता है, पर शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार X गुणसूत्र और दूसरे प्रकार Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है, तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। चलिए डायग्राम में ही देखते हैं। मान लो ये अंडाणु है ना। अब इसको अगर Y गुणसूत्र मतलब जो शुक्राणु है उसमें अगर Y गुणसूत्र प्रेजेंट है, क्योंकि जो मादा है उसमें सिर्फ X गुणसूत्र होते हैं, XX, है ना, और अगर स्पर्म में Y गुणसूत्र है तो ये X गुणसूत्र के साथ फ्यूज़ करके नर गैमेट बनाएगा, मतलब गैमेट नहीं, नर बनाएगा, मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा। और अगर XX गुणसूत्र जो स्पर्म है उसमें अगर X गुणसूत्र हैं, वो इसके साथ युग्मित होता है तो मादा बनेगा, मतलब लड़की पैदा होगी। ठीक है, इस तरह से जो गुणसूत्र हैं, जो हमारा शरीर का मतलब हमारे मनुष्यों में 23वां जोड़ा जो होता है XY के रूप में, वही क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, कई लोगों में ये धारणा होती है कि जो पिता के लिंग गुणसूत्र हैं, है ना, तो उसके लिए बच्चे के लड़का या लड़की होने के लिए माँ का कोई मतलब उसमें माँ उत्तरदायी नहीं है ना।
ये बिल्कुल निराधार है और मतलब न्याय संगत नहीं है। लोग बोलते हैं कि फलाने का मतलब लड़का पैदा नहीं हो रहा, तो इसमें माँ का कोई भी रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ पिता के एक्स और वाई जो गुणसूत्र हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10.7 लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। हमारे शरीर में लिंग हार्मोन के अलावा और कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन, तथा अन्य ग्रंथियों जैसे कि वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है। मतलब ये पीयूष ग्रंथि जो है इन सभी ग्लैंड्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ओके, और अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है ना, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रिनल से एड्रिनेलिन हार्मोन उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही जान लेते हैं। चलिए हमारा 10.8 है कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। फ्रेंड्स, रेशम के कीट और मेंढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क से सलग बनने में अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, और जो रेशम के कीट हैं उसके जीवन चक्र के बारे में आप याद कीजिए, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था क्लास 7 के। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क बनने में वयस्क से मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनता है, फिर उसके बाद परिवर्धन होता है जिसको कायांतरण बोला जाता है, और कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, कीटों में एक प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जिसको कीट हार्मोन बोला जाता है, और यही जो या मेंढक हो या कीट जो रेशम कीट है उसके कायांतरण का निर्धारण करते हैं, मतलब उसमें सहायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन है, जिसका नियमन क्या करता है, मतलब थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति होनी आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल की वृद्धि हो रही है उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क से मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेंढक में थायराइड हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि थायरॉक्सिन का नियमन करता है। ओके, अब हमारा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन जिसका नियमन करता है। मनुष्य में थायरॉक्सिन की कमी से गायटर हो जाता है, सभी को पता है, घेंघा रोग है ना। 10.9 जननात्मक स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, अब हम मतलब व्यक्ति के जो शारीरिक स्वास्थ्य है और उसका मानसिक स्वास्थ्य है, मतलब व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति युक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी व्यक्ति को हम स्वस्थ कब बोलेंगे, तो जब वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होगा, मतलब सही सलामत होगा, ठीक ठाक होगा, तभी तो उसको स्वस्थ बोलेंगे ना। तो यही बोला गया है कि कायिक और मानसिक विसंगति युक्त होना उस व्यक्ति को स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, और व्यक्तिक स्वच्छता और साफ सफाई का भी नियमित रूप से पालन करना चाहिए, है ना। पर्याप्त रूप से व्यायाम करना चाहिए, और किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो ये सारी बातें उसके लिए बहुत आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो किशोरों की पोषण आवश्यकताएं, भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश संतुलित आहार कहलाता है। सबको पता है, हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि संतुलित आहार क्या होता है। तो किशोरों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो संतुलित आहार लें, है ना। जैसे कि दूध है, दूध वाली चीज़ें हैं, दही है, मक्खन है, चावल है ना, तो और फल हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब लेनी चाहिए। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता। किशोरावस्था में संतुलित आहार तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल उसको मतलब जो किशोर हैं उनको मतलब तीव्र वृद्धि और विकास की आवश्यकता होती है। तो किसी भी किशोर को आहार नियोजन के साथ साथ क्या करना चाहिए, तो उसको अपने जो
वातावरण है उसके साथ भी संतुलन बना के रखना पड़ता है ना। तो उसके लिए प्रतिदिन उसको स्नान करना चाहिए, और क्योंकि उसके जो सीबम होते हैं या श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं जिससे पसीना निकलता है, तो इससे शरीर से गंध आने लगती है और शरीर के सभी भागों मतलब स्नान करें अगर भली प्रकार से तो धोकर स्नान करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए जिससे जीवाणु का संक्रमण ना हो, है ना। और ख़ास करके लड़कियों को ऋतुस्राव के समय साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक व्यायाम। इन सब के साथ शारीरिक व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है ना। खुली हवा में घूमना, खेलना, कूदना, ओके, व्यायाम करना, ठीक। नेक्स्ट है नशीली दवाओं ड्रग्स का निषेध करें। फ्रेंड्स, ये जितनी भी नशीली दवाएं हैं, है ना, जैसे कि जो किशोर हैं उनका स्टेज ऐसे होता है कि बिल्कुल वो टेंशन में रहते हैं, है ना। और टेंशन को दूर करने के लिए कभी भी किसी भी गलत संगति में पड़ के लोग जैसे कि सिगरेट वगैरह है इसकी उनको लत लग जाती है ना। जो ड्रग्स हैं, नशीली दवाई हैं, उनका सेवन करने लगते हैं। और अगर जब वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए उनको अच्छा लगने लगता है, उनको लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है ना। पर धीरे धीरे उनको उसकी लत लग जाती है ना, और वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं इस प्रकार से। फ्रेंड्स, आपने एड्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये HIV जैसे मतलब HIV नामक खतरनाक विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के इस्तेमाल से की जाने वाली जो सिरिंज यूज़ की जाती है उससे फैल सकता है। और वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों से भी फैल सकता है, जैसे कि पीड़ित जो माँ है वो दूध अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उससे बच्चे में पहुंच सकता है। और HIV जो है पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने से भी फैल सकता है, ठीक है। तो ये एक संक्रामक रोग है जिससे बचने का एक ही तरीका है कि खुद को बचा के रखो इन सब बुरी आदतों से, ठीक। फ्रेंड्स, एक मीथ ये भी है कि गांव के लोग ये सोचते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो पहले ये सोचते थे कि ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देख लेती है तो वो गर्भवती हो जाती है। तो ये एक सरासर झूठ बात है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है ना। और दूसरी बात, संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है, तो ये भी गलत बात है। जैसे कि हमने पढ़ा X क्रोमोसोम्स, Y क्रोमोसोम्स के बारे में, है ना। और ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की को रसोई में काम करना मतलब उसको रसोई के अंदर जाने भी नहीं दिया जाता, तो ये भी एक मीथ है ना। तो इन सब चीज़ों को, ये जो दकियानूसी बातें हैं उनको छोड़िए। आपकी फैमिली में अगर ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। और मेरा क्वेश्चन है, आप एडम्स एप्पल के बारे में बताइए ये क्या है, और दूसरा है लिंग हार्मोन के बारे में बताइएगा, ठीक है। लिंग हार्मोन के मतलब उसका नाम क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है NCERT क्लासेस की उन तक पहुंचाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।